दोस्तों, इसलिए ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया। चलिए ब्राइटनेस ठीक कराइए। क्लास मैनेजमेंट को हम बोल रहे हैं ब्राइटनेस ठीक हो जाएगा। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। और आज के क्लास के साथ एक दुख की खबर यह है कि कल भी मेरा ही क्लास होने वाला है। ठीक है, तो कल भी बायोलॉजी ही पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। तो ध्यान दिए ना, फिर अगले दिन से रोशन सर का क्लास होगा। तो आज कल बायोलॉजी चलेगा ताकि तीसरा नंबर चैप्टर खत्म हो जाए। और बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे हैं। और इतनी बात समझे हम बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अर्थात कोशिकाओं का बना सूक्ष्म जीव है। और जो तीन सूक्ष्म जीव हम पहले पढ़े थे, प्रियन के बारे में, वायरवाइट के बारे में और वायरस के बारे में, वो तीनों अकोशिकीय था, नॉन सेलुलर था। बैक्टीरिया सेलुलर होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं और हर जगह मौजूद होते हैं। और बैक्टीरिया सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जिस कोशिकीय प्राणियों के द्वारा सबसे पहले हुई वह कौन था? बैक्टीरिया था। हालांकि वायरस का उद्भव इस पृथ्वी पर बैक्टीरिया से पहले हुआ, लेकिन इस पृथ्वी पर पहला कोशिकीय प्राणी कौन था? बैक्टीरिया था। यानी इस पृथ्वी पर पहले एक कोशिकीय जीवों का अवतरण हुआ और उसके बाद बहुकोशिकीय जीवों का अवतरण हुआ। हालांकि भिन्न भिन्न जीव का भी इस पृथ्वी पर आया, इसको समझने के लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर है, इसका नाम है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसमें हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही हुआ, यानी सूक्ष्म जीव ने इस पृथ्वी पर आकर जीवन की शुरुआत की है। और बैक्टीरिया के लगभग हर तरह की जो जानकारी थी हमने प्राप्त कर लिए हैं। और बैक्टीरिया से कई फायदे हमें होते हैं, कई लाभ हैं उनके, तो उस पर भी जिक्र हो गया था। बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभावों की बात हम करते हैं। तो बैक्टीरिया के कई हानिकारक पदार्थ, कई हानिकारक क्रियाएं थी, उसको पढ़े थे कि ना? प्रश्नों को बना रहे हैं कि ना? लगातार बन रहा है ना? तो बैक्टीरिया पौधे में भी रोग फैलाते हैं और जंतु में भी रोग फैलाते हैं। जंतु के अंतर्गत हम मुख्य रूप से मानव को लेते हैं, क्योंकि परीक्षा का सिलेबस मानव शरीर पर ही केंद्रित है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम मानव की बात करें तो बैक्टीरिया मानव में ही रोग फैलाते हैं। सभी प्रकार के जंतु में बैक्टीरिया के द्वारा रोग फैल सकते हैं, पौधे के में भी बैक्टीरिया के द्वारा रोग फैलते हैं। तो पौधे में कौन कौन रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं, याद कर लिए साहब? एक बार पढ़िए तो फिर से। तो उसको याद कर लीजिएगा। जिनको जिनको याद नहीं हुआ, पढ़ने के लिए इसीलिए बोले हैं कि जिनको जिनको याद नहीं उसको पता चल जाए कि याद नहीं हुआ। और दोस्तों याद नहीं होगा कुछ नहीं होगा, खासकर सरकारी नौकरी तो कभी नहीं होगा, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। तो उसको बार बार पढ़ते रहिएगा, एक दिन में एक भी याद करिएगा तो परीक्षा तक कंठस्थ हो जाएगा। अब आइए जंतु में, मानव में होने वाले रोगों को हम जिक्र करते हैं। प्रमुख रोगों पर जिक्र करेंगे। मानव में बैक्टीरिया के द्वारा जो होने वाले सबसे प्रमुख रोग है वो है आपका ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यानी इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं और क्षय रोग भी कहते हैं, और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे यक्षमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्वेत प्लेग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? श्वेत प्लेग के नाम से जाना जाता है, तपेदिक के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंग्लिश में केवल एक नाम है, क्या? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। और बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों की कुछ विशेषताएं आप समझ लीजिए। एक तो पहली विशेषता कि बैक्टीरिया द्वारा फैलाए जाने वाले रोग संक्रामक होते हैं। और पहला ही क्लास में हम जिक्र करते हैं कि कोई भी रोग का कारण अगर कोई सूक्ष्म जीव है तो वो रोग संक्रामक होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। पोषक तत्व के कमी से होने वाले रोग और आनुवंशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। लेकिन अगर रोग का कारण सूक्ष्म जीव है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, प्रियन हो, वायरियाट्स हो, कोई भी रोगों का कारण अगर सूक्ष्म जीव है तो वो रोग संक्रामक होगा, किसी न किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। तो निश्चित तौर पर बैक्टीरिया भी सूक्ष्म जीव है, तो इसके द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला रोग भी क्या होते हैं? संक्रामक होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के जो रोग होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए गए जो रोग होते हैं, वह रोग उतने घातक नहीं होते हैं जितने वायरस वाले थे। बैक्टीरिया द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं का पूर्ण असर होता है, या यूं कहिए कि एंटीबायोटिक दवाओं का मुख्य रूप से इस्तेमाल बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों के इलाज में ही कारगर होता है। और चूंकि एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा असर होता है, इसीलिए बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए गए किसी भी रोग, कोई भी रोग जानलेवा नहीं होते हैं। बस जानलेवा तब होगा जब उसका समय पर इलाज न कराया जाए। तो बैक्टीरिया द्वारा फैलाए जाने वाले जितने भी रोग हैं दोस्तों, सभी रोगों का समुचित इलाज उपलब्ध है और एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से इन रोगों का संपूर्ण समाधान उपलब्ध है। अपवाद हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया वाला रोग घातक नहीं होते हैं। क्यों? तो एंटीबायोटिक दवाओं का असर होता है। इसके विपरीत वायरस के रोग पर एंटीबायोटिक दवा का असर नहीं हो रहा था। सबसे प्रमुख रोग, अगर भारत में बैक्टीरिया के कारण सबसे ज्यादा रोग अगर कोई होता है तो वो टीबी है। और टीबी खासकर विकासशील देशों में पाए जाने वाला एक प्रमुख बीमारी है। विकसित देशों में इसका कोई प्रकोप नहीं है, लेकिन जितने भी विकासशील देश है, भारत, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, खासकर एशियाई देश तो विकासशील ही है, इन सभी देशों में यह रोग फैला हुआ है। भारत में अगर बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने वाले लोगों की सार्वत्रिक मौत अगर होती है तो वो किससे होती है? ट्यूबरकुलोसिस। अब मौत क्यों होती है तो पहले ही बता दिए, बैक्टीरिया की बीमारी से मौत इसलिए होगा अगर उसका समय से इलाज न कराया जाए। अब ये ट्यूबरकुलोसिस होता कैसे है, टीबी होता कैसे है दोस्तों? तो टीबी को फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं कौन? रोगी। टीबी का रोगी का सामान्य लक्षण होता है कि वे बार बार खांसते रहते हैं।
टीबी के रोगी का सामान्य लक्षण यह है कि वे बार बार क्या होते हैं, खांसते रहते हैं और उनकी वो जो लगातार खांसते रहते हैं उस माध्यम से वे थूक या बलगम को क्या करते हैं, बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं। टीबी के रोगी का मुख्य लक्षण है कि वे बार बार खांसते रहते हैं, जिसके कारण रोगी के थूक और बलगम वातावरण में फैल जाते हैं। और टीबी के रोगी के थूक और बलगम में ही दोस्तों पाया जाता है टीबी का बैक्टीरिया, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, जिसका नाम दोस्तों क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। और यह बैक्टीरिया जो वातावरण में फैलते हैं वो रोगी के थूक और बलगम के माध्यम से फैलते हैं। अब यह थूक और बलगम के साथ यह बैक्टीरिया दोस्तों सीधे आ जाते हैं किसमें, हवा में, या फिर थूक या बलगम को किसी जलीय स्रोत में फेंक दिया गया है तो उस जल में भी फैल जाएगा कौन बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। लेकिन ज्यादातर यह बैक्टीरिया किस में आते हैं दोस्तों, और हवा के माध्यम से ही मुख्य रूप से यह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी टीबी की बैक्टीरिया, टीबी फैलाने वाला बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के किस रास्ते से होकर प्रवेश करेगा, श्वसन मार्ग से प्रवेश करेगा। किस मार्ग से, श्वसन मार्ग से प्रवेश करेगा और अंततः यह बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ा में चला आएगा। कहां चला आएगा दोस्तों, अब इस फेफड़ा में पहुंचने के बाद टीबी का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह बैक्टीरिया फेफड़ा में पहुंचने के बाद लंबे समय तक कोई असर नहीं दिखाता, लंबे समय तक। यानी कि जिसके शरीर में ये बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, टीबी वाला बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, उसको लंबे समय तक पता ही नहीं चलता कि बैक्टीरिया प्रवेश किया हुआ है। अर्थात यह बैक्टीरिया फेफड़े में पहुंचकर अपनी संख्या को बहुत ही धीमी धीमी गति से बढ़ाते हैं। इसीलिए टीबी के जो बीमारी है उसका पता बहुत जल्दी नहीं चलता है अगर ठीक से जांच न कराया जाए। और जब यह अपना धीरे 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 यह बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ा में प्रवेश करके जब धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाता है तब इसके लक्षण भी धीरे धीरे प्रकट होते हैं। और टीबी का सबसे प्रमुख लक्षण है, अगर 3 महीनों तक लगातार खांसी और रात में हल्का बुखार लग रहा है तो समझिए वो लक्षण किसका है, टीबी का सामान्य लक्षण। टीबी का सामान्य लक्षण है 3 महीने तक लगातार हल्की खांसी और रात में हल्का बुखार अगर आ रहा है तो संभावना है व्यक्ति किससे ग्रसित हो रहा है, टीबी से ग्रसित हो रहा है। तो ऐसी अगर स्थिति है, किसी को 3 महीने तक लगातार खांसी चल रही है तो निश्चित रूप से उसको टीबी की जांच करानी चाहिए। और अगर टीबी के बैक्टीरिया फेफड़ा में प्रवेश कर गया है और फेफड़ा में प्रवेश कर गया और यहीं पर पता चल गया है, यानी जांच से यह पता चल गया व्यक्ति को टीबी है, तो फिर फेफड़ा में ही उस बैक्टीरिया का संपूर्ण समाधान एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए किया जा सकता है। लेकिन अगर 3 महीनों तक खांसी है फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, खांसने में ही मजा आ रहा है, तो दोस्तों फेफड़ा से अब इसकी यात्रा आगे की ओर होती है। फेफड़ा से ये कहां यात्रा करने लगते हैं, हड्डी के कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। हड्डी के कोशिकाओं से ये कहां प्रवेश कर जाते हैं, मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं। और जब यहां पर प्रवेश कर गया तब इस बैक्टीरिया को मारना बहुत, यानी शरीर से पूरी तरह से हटाना बहुत कठिन हो जाता है। और इसी स्थिति में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर टीबी का बैक्टीरिया हड्डी और मस्तिष्क तक को संक्रमित कर दिया है तो फिर टीबी का इलाज संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर फेफड़ा में ही टीबी की जानकारी मिल गई तो उसका संपूर्ण इलाज क्या है, हो सकता है। लेकिन आपको बता दिए कि यह भारत की एक प्रमुख बीमारी है। बैक्टीरिया के कारण जो रोग भारत में सबसे ज्यादा होता है वो कौन है। अब आप कहिएगा कि जब इस टीबी का समुचित इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए उपलब्ध है तो फिर इतने लोग मरते क्यों है टीबी में भारत से। प्रतिवर्ष बीमारी से जितना लोग मरता है ना तो उसमें 10% टीबी बीमारी से मरता है। तो इतने मरते क्यों है दोस्तों, तो टीबी के बैक्टीरिया का प्रमुख लक्षण है कि लंबे समय तक एंटीबायोटिक का सेवन करना। यानी कि टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से पूर्ण निजात पाना है तो एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन लंबे समय तक करना पड़ता है। लंबे समय तक कम से कम 6 महीनों अगर एंटीबायोटिक दवाओं का लगातार सेवन होगा तब ही जाकर फेफड़े से उन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का संपूर्ण समाधान होगा। लेकिन फिर भी लोग इस बीमारी से मरते क्यों है। अब इसका साधारण सा मतलब जवाब यह है कि लोग पहले दिखाने जाते, पहले 1-2 महीना खांसेगा और कोई बोले कि हल्का होता है, बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि ये टीबी वाला खांसी है, उसको लगता है कि हल्का वैसे खांसी है। बहुत को गांव में तो पूरी जगह हम बार दिन पानी में रहते हैं इसीलिए खांसते हैं। ऐसी स्थिति तो एक कारण ये कि जल्दी पकड़ में आता नहीं है, लोग को लगता है कि वैसे खांस रहे हैं, जांच समय पर हो नहीं पाता है। दूसरा कारण है कि जब जांच हो भी जाता है तो डॉक्टर बता देता है कि आपको टीबी है, 15 दिन के बाद आप मिलिए, दवाई हम दे रहे हैं 15 दिन का, आप 15 दिन के बाद मिलिए। अब शुरू में 15 दिन दवाई खाया व्यक्ति, अब दवाई खाने से बैक्टीरिया का असर क्या होने लगता है, कम होने लगता है, बहुत कम होने लगता है और वह स्वास्थ्य जैसा महसूस करने लगता है। कैसा, स्वास्थ्य जैसा। यानी फेफड़ा में ही बैक्टीरिया की पकड़ हो गई है तो तुरंत एंटीबायोटिक डॉक्टर चला देगा और शुरुआत में कहेगा कि ये लीजिए दवाई, फिर आकर मिलिएगा। तो वो जो शुरुआती दवाई खाते हैं उसी में स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। उसके बाद अपने मन सोच लेते डॉक्टर झूठ मूठ का बुला रहा है, ठीक है, कुछ हुआ है नहीं, ठीक है, वैसे पैसा लूटने के लिए बुला रहा है। अब दवाई क्या 1 महीना दवाई खाया छोड़ दिया, अब वो बैक्टीरिया अभी पड़ा हुआ है, संपूर्ण समाधान उसका नहीं हुआ है। अब बैक्टीरिया जैसे ही दवाई को छोड़ता है बैक्टीरिया फिर अपनी संख्या बढ़ाता है और दूसरी बार बैक्टीरिया अगर संख्या बढ़ाने लगता है तो वह एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेता है। यानी दूसरी बार संख्या बढ़ाता है तो बैक्टीरिया भी समझ जाता है कि दवाई खाया था फिर खाएगा,
इसलिए उन दवाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का वो क्या कर लेता है, विकास कर लेता है, और आगे से उस पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और इस तरह से चपेट में लेकर व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो टीबी से मौत होने का एक दो कारण है। पहला कि इसकी पकड़ यानी जल्दी जांच से या पता नहीं चल पाता है। दूसरा, लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना पड़ता है, लोग बीच में ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यही कारण है कि टीबी से मौत होता है। नहीं तो टीबी बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है, इसका एंटीबायोटिक दवाओं से संपूर्ण समाधान उपलब्ध है, बशर्ते या बैक्टीरिया फेफड़ा से आगे न बढ़ा हो, या बैक्टीरिया फेफड़ा से आगे न बढ़ा हो। क्लियर हो गया दोस्तों? ट्यूबरकुलोसिस समझे? तो ट्यूबरकुलोसिस से किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है, माइकोबैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। टीबी का बैक्टीरिया मुख्यतः किसके माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है, या रोगी के थूक और बलगम के माध्यम से फैलता है। टीबी में मुख्यतः कौन से अंग प्रभावित होते हैं, फेफड़ा प्रभावित होते हैं। टीबी में कौन से अंग प्रभावित होते हैं, फेफड़ा प्रभावित होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि टीबी भारत में होने वाला, बैक्टीरिया के द्वारा भारत में होने वाला सबसे ज्यादा रोग यही टीबी है, और टीबी से बचने के लिए टीका भी उपलब्ध है, और वो टीका क्या है, बीसीजी। बीसीजी का टीका। हालांकि यह टीका सब नहीं ले सकता है, कौन ले सकता है, और पूरी तरह से यह सुरक्षित नहीं है। यानी जिस तरह से पोलियो का टीका प्रभावी हुआ है, उस तरह से यह टीका प्रभावी नहीं है। वैसे कि जीवाणु रोग में टीका ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं, ज्यादा प्रभावी एंटीबायोटिक दवाएं होते हैं। वायरस की बीमारी में एंटीबायोटिक दवाई का कोई प्रभाव नहीं, टीका का पूरा प्रभाव। बैक्टीरिया में ठीक उल्टा होता है, टीका का कोई प्रभाव नहीं, दवाई का ज्यादा प्रभाव होता है। तो बीसीजी का टीका, टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगवाया जाता है, लेकिन यह टीका केवल किसको लगाया जाता है, नवजात को लगाया जाता है। वयस्क को यह टीका नहीं लगाया जा सकता है, और यह टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। 60 से 70% ही सुरक्षित है, यानी टीका लगाने के बाद भी 60 से 70% संभावना रहेगा कि आपको टीबी नहीं होगा। तो टीका लगा है कि नहीं, सब मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा, क्योंकि वही लगवाए होंगे। क्या जी, टीबी क्लियर है ना, समझ गए? टीबी किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है, माइकोबैक्टीरिया में। ट्यूबरकुलोसिस किसके माध्यम से फैलता है, कौन से अंग प्रभावित होते हैं, फेफड़ा के अतिरिक्त कौन प्रभावित हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरा रोग पर। एक बार टीबी पर सरसरी निगाह दौड़ा लीजिए। देखिए विश्व टीबी दिवस, सॉरी टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। वाह, हिला दिए। दारोगा तैयारी नहीं कर रहे हैं, सही का तैयारी कर रहे हैं क्या? स्मोकिंग करने वाले लोगों को टीबी ज्यादा क्यों होता है? स्मोकिंग करने वालों को फेफड़ा का कैंसर होता है, टीबी का होगा, फेफड़े का कैंसर होगा स्मोकिंग से। स्मोकिंग टीबी का कारण नहीं हो सकता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड टीबी समझ गए ना? आइए टाइफाइड पर। टाइफाइड ऐसा रोग है, हमको लगता है क्लासे में सब एक बार हो गया होगा, हमको तो 2 बार हुआ है। टाइफाइड उस स्थिति में संभव है जब व्यक्ति गंदा जल या भोजन का सेवन कर रहा है। यानी टाइफाइड होने का कारण, मुख्य कारण है गंदे जल, गंदे भोजन का सेवन करना। गंदे जल या गंदे भोजन का सेवन करना, या खाना बनाने के तौर तरीके बहुत ज्यादा दूषित होना, अर्थात जैसे मार्केट से सब्जी लाए, बिना धोए सब्जी बना दिए। तो इस स्थिति में अगर खाने बनाने के तरीके भी दूषित प्रकार के हैं, तो भी संभावना रहती है कि कौन सी बीमारी हो जाए। इन्हीं गंदे जल और भोजन के माध्यम से बैक्टीरिया, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी। इन्हीं गंदे जल और भोजन के माध्यम से टाइफाइड रोगों को अंजाम देने वाला साल्मोनेला टाइफी प्रवेश करते हैं हमारे आहार नाल में। कहां प्रवेश करते हैं? क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया हवा से प्रवेश कर रहा था, इसलिए वे हमारे श्वसन मार्ग के फेफड़ा में प्रवेश किया। अब यह गंदे जल और भोजन के माध्यम से फैलते हैं, तो निश्चित तौर पर यह बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी कहां प्रवेश करेगा, आहार नाल में प्रवेश करेगा। और आहार नाल का अंतिम हिस्सा जो है वह दोस्तों हमारा छोटी आंत है, ठीक है, वो हमारा छोटी आंत है। यह बैक्टीरिया अंतिम रूप से यहीं आकर के हमारे छोटी आंत को क्षतिग्रस्त कर देती है, छोटी आंत की कोशिकाओं को क्या कर देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है। और जब छोटी आंत की कोशिका इसके कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो टाइफाइड का सामान्य लक्षण है, टाइफाइड का सामान्य लक्षण है 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार, यानी कि यह बुखार जो है काफी तेज बुखार है। और इसका बुखार, ये टाइफाइड को अन्य कई रोगों में बुखार का सामना करना पड़ता है, पता है जी। इससे पहले भी आप इन्फ्लुएंजा के बारे में बताए थे, उसमें भी बुखार हो रहा था, लेकिन इन्फ्लुएंजा बुखार जो है इतनी तेज नहीं होती है जितनी तेज टाइफाइड की बुखार होती है। और टाइफाइड का ही बुखार है, इसका पता करने का सबसे आसान तरीका है कि टाइफाइड का बुखार जो 3 से लेकर 4 सप्ताह तक रहता है। कब तक रहता है दोस्तों? 3 से लेकर 4 सप्ताह तक टाइफाइड का बुखार होने पर यह बुखार कितने दिनों तक लगा रहता है? 3 से 4 हफ्ता तक। 1 से 2 हफ्ता में यह बुखार बढ़ते जाता है, और तीसरे से चौथे हफ्ते में यह क्या होता है, घटते जाता है। 3 से 4 सप्ताह के बाद इलाज होगा, रोगी ठीक हो जाएगा, नहीं इलाज होगा रोगी मर जाएगा। यानी टाइफाइड का रोगी का अगर इलाज ना हो तो 4 सप्ताह बाद वह खुद ब खुद मर जाएगा दोस्तों। क्लियर है बात, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो एक बार पुनः देखिए कि टाइफाइड रोग किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं? साल्मोनेला टाइफी के कारण होते हैं, साल्मोनेला टाइफी के कारण होते हैं। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं?
ये टाइफाइड की बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? छोटी आंत प्रभावित होते हैं। छोटी आंत की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती है। और आप ये भी जानते होंगे कि बचे हुए भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है? तो यह बैक्टीरिया जब बहुत ज्यादा संख्या बढ़ा लेते हैं तो भोजन के अवशोषण के समय कुछ बैक्टीरिया ब्लड में भी चले जाते हैं और इस तरह से ब्लड के माध्यम से वे पूरे शरीर में फैल जाते हैं दोस्तों। और जैसे जैसे फैलता जाएगा बुखार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब इलाज क्या है? बहुत आसान इलाज है। आजकल तो एकदम झोला छाप डॉक्टर ही कर देते हैं। क्या कोई जरूरी नहीं है सुइया चालू कौन सी लगता है जी? तो टाइफाइड बहुत आसान रोग है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। 15-20 एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लीजिए और टाइफाइड से मुक्त हो जाइए। अब बचे रहिए किससे? गंदे जल और भोजन से बचे रहिए, टाइफाइड से बचे रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों। टाइफाइड से बचने के लिए टीका भी उपलब्ध है और टीका का नाम क्या है? टैब। टीका का नाम क्या है? टैब, यानी टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल। टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल। और यह टीका कोई भी लगा सकता है, वयस्क भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार यह टीका लगाने तक कितने वर्षों तक सुरक्षा मिलती है? यानी कि टैब से जीवन भर की सुरक्षा नहीं मिलती है। एक बार टैब की सुई लेने से शरीर 3 वर्ष तक टाइफाइड से मुक्त रह सकता है दोस्तों। कोई दिक्कत? टाइफाइड समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। टाइफाइड का प्रमुख लक्षण है क्या? तेज बुखार, जो कितने हफ्तों तक लगा रहता है? 3 से 4 सप्ताह तक। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? छोटी आंत प्रभावित होते हैं। क्लियर हो गया? अगला बीमारी है निमोनिया। निमोनिया, इसका पी जो है ना साइलेंट रहता है, इसको निमोनिया ही पढ़ते हैं, निमोनिया। और इससे पहले जो आप टाइफाइड देखे थे, टाइफाइड भी ज्यादातर बच्चों में होने वाला रोग है, वयस्कों को वह रोग कम होता है। और ये जो निमोनिया देख रहे हैं ये भी ज्यादातर बच्चों में होने वाले रोग है। निमोनिया भी ज्यादातर किस में होने वाले रोग है? बच्चों में। और यह जो निमोनिया रोग फैलता है दोस्तों, यह फैलता है 2 प्रकार के बैक्टीरिया से। 2 प्रकार के बैक्टीरिया से। एक है स्ट्रेप्टोकोकस, ध्यान दे रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अब देखिए इसके नाम में क्या लगा है? कोकस। क्या लगा हुआ है? कोकस। कोकस मतलब कैसा बैक्टीरिया? गोल बैक्टीरिया। कोकस मतलब कैसा बैक्टीरिया? गोल बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अब यह बैक्टीरिया के अलावा एक और बैक्टीरिया ना है, उसका नाम है होमोफिल्स। होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। होमोफिल्स, होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, ठीक है, होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। और यह बैक्टीरिया है दोस्तों। और इसलिए बता रहे हैं कि एक बीमारी है इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा बीमारी वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है, और वही नाम इसमें लगा हुआ है इन्फ्लुएंजी। तो कभी कभी जो है लगता है कि यह वायरस का नाम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम है। होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम है। तो यह निमोनिया की जो बीमारी है 2 प्रकार के बैक्टीरियाओं के जरिए होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। और इसका नाम देखिए कोकस है, मतलब यह जीवाणु की आकृति कैसी है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया की आकृति कैसी है? गोल है। निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? गोल होती है। अब यह जो बैक्टीरिया है यह फैलता कैसे है? तो कोई भी संक्रामक रोग भिन्न-भिन्न माध्यमों से फैलते हैं, जैसे टीबी हवा के द्वारा फैल रहा था, टाइफाइड का जो है गंदे जल और भोजन के द्वारा फैल रहा था। ये निमोनिया का कैसे फैलता है दोस्तों? तो निमोनिया का रोगी का बर्तन हो गया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति रोगी का बर्तन इस्तेमाल कर रहा है, रोगी का तौलिया रुमाल इस्तेमाल कर रहा है, रोगी का कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा है, या रोगी का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, ठीक है, तो रोगी के बर्तन, तौलिया, कीबोर्ड, मोबाइल या कोई भी ऐसे ठोस सामान का इस्तेमाल करने से यह बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। और यह बैक्टीरिया यानी निमोनिया का जो बैक्टीरिया है इन माध्यमों से स्वस्थ व्यक्ति के किस मार्ग में प्रवेश करता है? श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है, और अंततः कहां पहुंचता है? फेफड़ा। कहां पहुंचता है दोस्तों? फेफड़ा के अंदर एक खास जगह होता है जिसको हम कहते हैं क्या? वायु कोष। क्या कहते हैं? वायु कोष कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में एयर सैक भी कहा जाता है, लेकिन मानव शरीर के संदर्भ में एल्वोलाई ही कहा जाता है ज्यादातर। तो फेफड़े में एक खास स्थान होता है और उसे हम क्या कहते हैं? वायु कोष। और वायु कोष फेफड़ा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? तो फेफड़ा के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब हम सांस कौन गैस लेते हैं? सभी गैस लेते हैं, सभी गैस। सांस कौन गैस लेते हैं? सभी गैस लेते हैं। मतलब वातावरण में जो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, यहाँ तक कि प्रदूषण है भी है, तो उसको सांस के माध्यम से क्या कर लेते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सांस सभी गैस लेते हैं। जब पूछा जाए कि श्वसन में किसका इस्तेमाल होता है, तो किसका होता है? ऑक्सीजन का। और सांस लेना छोड़ना, श्वसन एक ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम जो सांस लेते हैं उन हवा में केवल हमें जरूरत है किसकी? ऑक्सीजन की। तो सांस लिया गया सारा हवा फेफड़ा के किस भाग में पहुंचता है? वायु कोष में। यहीं पर ब्लड उपस्थित रहता है ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए। जैसे सांस का हवा फेफड़ा के वायु कोष में गया तो वहां पर ब्लड मौजूद है, ब्लड उस हवा का ऑक्सीजन अपने में लोड किया और शरीर, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को क्या करने लगता है? पहुंचाने लगता है। यानी कि सांस लिए गए हवा
ब्लड के माध्यम सांस लिए गए हवा का ऑक्सीजन ब्लड में जो जाता है वो फेफड़ा के किस भाग में, और वायु कोश में गैसों का आदान प्रदान ठीक तरह से हो सके, ब्लड और हवा के बीच गैसों का आदान प्रदान ठीक तरह से हो सके, इसके लिए वायु कोश में तरल पदार्थ भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? तरल पदार्थ भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं दोस्तों? और निमोनिया रोग में यही होता है कि फेफड़ों के भीतर के वायु कोश के तरल पदार्थ सूख जाते। निमोनिया की बीमारी में फेफड़ों के वायु कोश के तरल पदार्थ क्या होते हैं? सूख जाते, सूख जाते। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि जब तरल पदार्थ सूख जाते हैं तो व्यक्ति के ब्लड में ठीक से ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, इसलिए उनके शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन की त्याग पड़ने लगती है, और इस तरह से वे अपनी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए तेजी तेजी सांस लगातार लेते रहता है। निमोनिया के रोगी का सामान्य सा लक्षण है कि वह सांस हमेशा तेजी तेजी खींचते रहेगा। उसे तेजी तेजी क्यों खींचना पड़ रहा है? क्योंकि एक बार खींचता है तो ठीक से ऑक्सीजन ब्लड में नहीं पहुंचता है, क्योंकि तरल पदार्थ क्या हो चुका है? सूख हो चुका है। तो यही होता है निमोनिया में। और अंत में अगर इलाज न कराया जाए तो फिर ऑक्सीजन बहन करने की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नवजात शिशु में यह खूब होता है। कभी कभी तो नवजात शिशु पैदा निमोनिया के साथ ही पैदा लेता है। ठीक है, अगर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि शिशु की मां का ठीक से पालन पोषण नहीं हुआ है, यानी कि गर्भावस्था में विशेष पोषण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस समय शरीर में शिशु पल रहा होता है, तो पोषण का एक हिस्सा किसके पास जाता है? शिशु के पास चला जाता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान एक विशेष आहार की जरूरत होती है। अगर वो आहार नहीं दिया गया तो इसका सीधा असर घर में पल रहे शिशु पर पड़ता है। कभी कभी वो निमोनिया के साथ पैदा होते और जब तक पता चलता है इसे निमोनिया है तब तक वो सांस लेना छोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो गई रहती है। छोटा बच्चा चीखेगा चिल्लाएगा भी ज्यादा नहीं, और इस तरह से तो बच्चों में होने वाला बच्चों में यह रोग बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि जब तक उनके बचाने के उपाय किए जाते हैं तब तक उसकी श्वसन गति रुक गई होती है, और श्वसन न होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों क्लियर है? निमोनिया समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना, टेंशन नहीं लेना है, सारा रोग बैक्टीरिया का है, पूरा इलाज होगा इसका। तो निमोनिया रोग कौन कौन बैक्टीरिया के कारण होता है? ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा के कारण। ध्यान रखिएगा, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है। हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा क्या है? बैक्टीरिया है। रोगी के कोई ठोस सामान इस्तेमाल करने से या निमोनिया के बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन मार्ग में से फेफड़ों में प्रवेश कर क्या कर देते हैं दोस्तों? वायु कोश के तरल पदार्थ इस रोग में क्या हो जाते हैं? फलस्वरूप व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाइयां होती है। यह रोग बच्चों में ज्यादा प्रभावी है। सो रहे हैं चश्मा लगा के, कैसे होगा? चलिए दोस्तों, कितना रोग हो गया? तीनों रोग समझ गए? मारिए तो एक बार निमोनिया का रीडिंग मारिए तो। ऑनलाइन क्लास में नंबर का आदान प्रदान चल रहा है। बाबू पढ़ लो, सब जितना भी ऑनलाइन है पढ़िए पढ़िए। नंबर लेने देने से कुछ नहीं होगा। बहुत आदमी ग्रेजुएट कर जाता है, आदत मैट्रिक के इंटर वाला लगल रहता है। क्या ऐसा होता है ना? ग्रेजुएट जब कर गए गंभीरता नहीं चाहिए। ग्रेजुएट होने के बाद गंभीरता नहीं आई, मैट्रिक के इंटर वाला सारा लक्षण अभी भी है, तो फिर से मैट्रिक के इंटर कर लीजिए। क्या गाय लोग को बदनाम करें कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं? आइए दोस्तों, अब चौथा रोग पर आते हैं, और चौथा रोग कोलेरा। चौथा रोग कौन है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हैजा कहते हैं। हैजा। अब यह रोग उतने ज्यादा फैलते नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में यानी कि 1947 के पहले गांव गांव में यह रोग फैला हुआ था। आजादी के कई दशकों बाद भी इस रोग के चपेट में बहुत जनसंख्या आती थी, लेकिन अब इस रोग पर अंकुश लग चुका है। हैजा जो है, इस हैजा होने का सबसे बड़ा कारण है क्या? प्रदूषित जल। इससे पहले जब हम टाइफाइड पढ़ रहे थे तो टाइफाइड के भी बारे में देखते थे कि टाइफाइड भी प्रदूषित जल और भोजन के माध्यम से फैल रहा था। तो प्रदूषित जल के लगातार सेवन से टाइफाइड भी फैलते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए प्रश्न कि प्रदूषित जल के माध्यम से, प्रदूषित जल समझे ना आप? हाँ, प्रदूषित जल के माध्यम से अगर सबसे ज्यादा तेजी से कोई रोग फैलता है या प्रदूषित जल के कारण होने वाला मुख्य रोग कौन है, तो वो कौन है? वो हैजा है दोस्तों, हैजा। और प्रदूषित जल के माध्यम से ही हैजा का जो बैक्टीरिया है, जिसका नाम है दोस्तों वाइब्रियो कोलेरी। वाइब्रियो कोलेरी, वाइब्रियो। अब ध्यान दीजिए कि हैजा के बैक्टीरिया के नाम में क्या लगा हुआ है? वाइब्रियो। वाइब्रियो किसे कहते हैं? कोमा। हिंदी भाषा में जो कोमा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसी कोमा की आकृति का होता है या बैक्टीरिया, या कोमा आकृति बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? वाइब्रियो। यानी जिस तरह निमोनिया का बैक्टीरिया कोकस था, उसी तरह हैजा का बैक्टीरिया क्या है? वाइब्रियो है, वाइब्रियो है। तो ये वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा किस बैक्टीरिया का कारण होता है? वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण होता है, जो सबसे ज्यादा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। किसके माध्यम से? प्रदूषित जल के माध्यम से होने वाला सबसे प्रमुख रोग कौन है? और निश्चित तौर पर अगर कोई बैक्टीरिया प्रदूषित जल के माध्यम से फैल रहा है तो वे कहां पर जाएंगे दोस्तों? हमारे आहार नाल के अंतिम भाग कहां पहुंच जाएंगे?
छोटी आंत में, और छोटी आंत को ही दोस्तों प्रभावित करते हैं हैजा। यानी हैजा में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? और जिस तरह हैजा में छोटी आंत प्रभावित होते हैं, टाइफाइड में भी कौन से अंग प्रभावित होते हैं? यानी टाइफाइड और हैजा एक ही प्रकृति की बीमारी है, लेकिन टाइफाइड बच्चों में ज्यादा होते हैं और हैजा वयस्कों में होने और बच्चों में दोनों में हो सकता है। और जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है? खासकर बाढ़ के समय हैजा से मिलता जुलता एक और बीमारी है डायरिया। सेम लक्षण हैजा का, सेम लक्षण डायरिया का, लेकिन डायरिया होने के कई कारण हो सकते हैं। तो हैजा में जब यह बैक्टीरिया छोटी आंत में प्रवेश करके छोटी आंत के कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है, तब इसका सबसे बड़ा लक्षण, हैजा का सबसे बड़ा लक्षण बार बार उल्टियां एवं दस्त, बार बार उल्टियां एवं दस्त, ये हैजा का समान लक्षण है। जब स्थिति आ जाए बाथरूम से निकले नहीं पुनः बाथरूम, तो दो ही बीमारी हो सकती है, डायरिया या हैजा। हालांकि हैजा का प्रकोप बहुत कम हो चुका है। तो दोस्तों हैजा में यही होता है, इसका सबसे प्रमुख लक्षण है बार बार उल्टियां एवं दस्त, और जिसके कारण शरीर में लवण तथा जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। शरीर में लवण तथा जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। शरीर में लवण तथा जल की कमी का होना निर्जलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। और डिहाइड्रेशन एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है मानव शरीर के लिए दोस्तों। डिहाइड्रेशन अर्थात शरीर में लवण और नमी की कमी, लवण और जल की कमी, यह मानव शरीर की एक खतरनाक अवस्था है। और अगर किसी भी क्षण जल की कमी आवश्यकता से अधिक हो जाए तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, तुरंत। अर्थात शरीर ब्लड के कमी को झेल सकता है, सप्ताह महीनों दिन तक झेल सकता है, लेकिन ब्लड कभी नमी की कमी को नहीं झेल सकता है। जल की कमी अगर होगी तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अब देखे होंगे कि जब भी डॉक्टर को लगता है कि शरीर में जल घट गया है, सबसे पहले जल चलाता है। अगर उसमें हल्का भी लेट होगा, स्थिति पलट जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, व्यक्ति की तुरंत क्या हो जाएगी? अर्थात शरीर क्षण भर भी नमी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ऐसा क्यों है, इसको भी आप समझ लीजिए कि शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए शरीर के प्रत्येक कोशिका में लगातार कोई ना कोई कार्य चलते रहता है। भोजन का पाचन चलते रहता है, श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है, उत्सर्जन चलते रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन चलते रहता है। अर्थात जीवित बनाए रखने के लिए, शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर लगातार ढेर सारे रासायनिक अभिक्रियाएं होते रहती है। और शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो सारे रासायनिक अभिक्रिया शरीर के अंदर किस माध्यम में संपन्न हो सकता है? जलीय माध्यम से। चाहे शरीर के अंतर्गत पाचन की प्रक्रिया हो, शरीर के अंतर्गत श्वसन की प्रक्रिया हो, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो, ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया हो, सारी प्रक्रियाएं केवल और केवल किस माध्यम में संपन्न होगा? इसलिए जब भी जल की कमी होती है तो एक साथ सारी प्रक्रिया रुक जाती है। अर्थात पाचन भी रुक जाता है, श्वसन भी रुक जाता है, उत्सर्जन भी रुक जाता है, और ब्लड का सर्कुलेशन भी। इतना चीज रुकने पर शरीर जिंदा रहेगा। तो हैजा की जो सबसे खतरनाक स्थिति है वो है डिहाइड्रेशन। हालांकि डिहाइड्रेशन की समस्या आसानी से दूर किया जा सकता है, इसीलिए अब हैजा से मृत्यु नहीं होती है। और ऐसी स्थिति आती है तो गांव में भी देखते हैं, तो 4 बार बाथरूम गए, सीधा आएगा, इसको पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो पानी चढ़ाने का व्यवस्था हमारे गांव में हो गया है, इसलिए डिहाइड्रेशन से अब व्यक्ति की मृत्यु होती है। ऐसा तो नहीं है। एक समय था 1990 के दशक, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन 1991 के बाद भारत ने लगातार तेज आर्थिक प्रगति किया है और गांव तक मेडिकल सुविधा ना कुछ तो पहुंचा जरूर है। चाहे उसको झोला छाप डॉक्टर का क्यों ना बदनाम किया जाए, लेकिन एक बात तो है कि उसकी पहुंच गांव तक है और लोगों की पहुंच उन तक है। तो डिहाइड्रेशन की समस्या से अब मृत्यु हमको लगता है न के बराबर ही होता है। हैजा पर बहुत ज्यादा अंकुश लगा दिया गया है। और सबसे बड़ा अंकुश कौन लगाया? 90 के दशक में ये उपलब्ध नहीं थे, इसलिए डिहाइड्रेशन से बहुत ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु होती थी। तो ये सब हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब रोग जो है ना विकासशील देशों का लक्षण है, जहां गरीबी ज्यादा है। गरीबी दूर होगी, आर्थिक स्थिति सबल होंगे, वैसे ही टाइफाइड या हैजा जैसी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों क्लियर हो गया? समझ गए? हैजा क्लियर हो गया? तो हैजा होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? प्रदूषित जल। हैजा होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? प्रदूषित जल। हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है? वाइब्रियो कोलेरी के द्वारा। हैजा में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? हैजा का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? डिहाइड्रेशन। क्लियर हो गया? अब जीवाणु के द्वारा होने वाले अगला रोग ठीक उसी प्रकार है जैसे वायरस के कारण रेबीज वाली बीमारी होती थी। रेबीज बीमारी याद है? भूल गए? सही में याद है? बोलिएगा, सही से बोलिए, याद करते जा रहे हैं ना? समझ लीजिए, दरोगा बनना है तो एकदम याद करिए। अब जल्द बाल आ जाएगा, ज्वाइनिंग होने लगा है कल से, ठीक है? जिनका जिनका फाइनल हो गया था सब ड्यूटी पर अब जा रहे हैं, तो इसीलिए रेडी रहिए। और ध्यान रखिएगा, घर पर पढ़ाई से छूके ऑनलाइन वाला देख रहे हैं, अभी तक नंबर चल रहा, नंबर का आदान प्रदान हो रहा है। अच्छा नहीं, तो स्थिति बहुत नाजुक है। आपको नौकरी लेना है तो घर पर लगातार मेहनत। अब बहुत को ये फीलिंग हो जाता है कोचिंग में आप चल गए, एडमिशन मिल गया, अब क्या है, दरोगा बन गए। ध्यान रखिए, कोचिंग में हम सिर्फ समझा रहे हैं, इसको रटना कहां पर है? जाकर घर। अभी सारा बीमारी समझा दी है, लेकिन रटना पड़ेगा घर पर जाकर। नौकरी ना होने का 95% कारण क्या जानते हैं? घर पर मेहनत नहीं। अब बहुत आदमी घर पर पढ़ता है, रूटीन बनाकर पढ़ता है, 5 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे।
तो सारा समय केवल पढ़ने में यूज कीजिए, सारा समय। और आगे एक समय बहुत टाइट फिटिंग होने वाला, रोशन सर बोला कि खींच खींच मारेंगे, ठीक है। कहली कि हम मारा पीटी नहीं करेंगे, दरोगा नहीं बनेगा, डर उसका मर्डर होगा, ठीक है। क्या ज्यादा बोल गए? डरिएगा नहीं, लेकिन स्थिति वही होता है, मर्डर होना हो पूरी तरह से सारा कुछ अवेलेबल होने के बाद दरोगा ना बने तो बहुत खराब स्थिति होने वाला है। 20,000 क्वेश्चन रखिए, प्रदीप पानी रिवॉल्वर टांगिए, घूमिए। 20,000 रेबीज याद है ना? तो रेबीज की फैलने की प्रकृति को देखे थे, सेम टू सेम। नहीं, फैलने की प्रकृति यानी कि रेबीज का वायरस मानव के शरीर में जो प्रवेश किया था किसी स्तनधारी जंतुओं का साथ लेकर, अर्थात पहले रेबीज का वायरस कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी जैसे कोई स्तनधारी जीवों को पहले ग्रसित करता था, फिर उसके माध्यम से वे मानव के शरीर में पहुंचता था। ऐसा ही प्रकृति वाला एक रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, उसका नाम है क्या? एंथ्रेक्स। क्या है? हालांकि बहुत ही दुर्लभ रोग है, अर्थात हमको नहीं लगता है कि आप आसपास कभी एंथ्रेक्स के रोगी देखे होंगे कि इन्हें एंथ्रेक्स हो गया है। तो यह बहुत ही दुर्लभ रोग है और लगभग अब यह रोग न के बराबर होता है लोगों को, यानी रोगों का प्रसार बहुत घट गया है एंथ्रेक्स का। और यह जो एंथ्रेक्स होता है दोस्तों, उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस। और यह जो बेसिलस लगा हुआ है, यह बतला रहा है इस बैक्टीरिया की आकृति कैसी है? छड़ के समान है। बैक्टीरिया की आकृति कैसी है? छड़ के समान है। तो यह एंथ्रेक्स बीमारी बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। और बेसिलस एंथ्रेसिस बीमारी सबसे पहले यह पालतू पशु, ठीक है, पालतू पशु, और पालतू पशु में ज्यादातर कौन? गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, खासकर दुधारू पशु, ठीक है, दुधारू पशु, इनको यह ग्रसित करता है। यानी बेसिलस एंथ्रेसिस बीमारी जो है दोस्तों, बेसिलस एंथ्रेसिस बीमारी जो है वह इन पालतू पशुओं को पहले अपने चपेट में लेता है और फिर इनके माध्यम में, मानव तो रहेगा नहीं क्योंकि यह पालतू है, फिर यह मानव के शरीर में प्रवेश करता है। यह मानव के शरीर में कैसे प्रवेश करता है? त्वचा के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है, या दोस्तों श्वसन मार्ग के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है। दोनों स्थितियों में प्रवेश कर सकता है। और अंततः एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। त्वचा के माध्यम से फैला हुआ है तो त्वचा भी क्षतिग्रस्त होगा। श्वसन मार्ग से प्रवेश का है, श्वसन मार्ग क्षतिग्रस्त होगा। अन्य कई मार्ग इसका प्रवेश करने का है, जिस मार्ग से यह प्रवेश करेगा वह मार्ग को यह क्या कर देगा? क्षतिग्रस्त कर देगा। बीमारी का संपूर्ण इलाज है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए गए सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज है, क्योंकि इन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर होता है और इनके टीके भी उपलब्ध है। लेकिन आपको पहले ही पता है कि बैक्टीरिया द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों पर टीके कम असरदार होते हैं, एंटीबायोटिक दवा ज्यादा असरदार होता है। वायरस के रोगों पर टीका ज्यादा असरदार होता है, एंटीबायोटिक दवा का कोई असर। क्लियर हो रहा है ना? एंथ्रेक्स फैल गया है दोस्तों। ये था दोस्तों प्रमुख रोग। कुछ रोग और होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यह रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है डिप्थेरिया। कौन सा रोग आता है? डिप्थेरिया, ठीक है। डिप्थेरिया का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है कोरेनी बैक्टीरियम, कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। और यह बैक्टीरिया गंदे भोजन के माध्यम से, किसके माध्यम से? गंदे भोजन के माध्यम से प्रवेश करता है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से यह किसको अवरुद्ध कर देता है? श्वसन मार्ग प्रभावित होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। यानी बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है भोजन के माध्यम से, बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है भोजन के माध्यम से। अंततः शरीर में प्रवेश करके जब अपना ये संख्या बढ़ाते हैं तो ये श्वसन मार्ग में जाकर जिस तरह मकड़ा जाला नहीं बुनती है ना, उसी तरह यह बैक्टीरिया श्वसन मार्ग में जाकर एकदम जाला बुन देती है और श्वसन मार्ग को क्या कर देती है? अवरुद्ध कर देती है डिप्थेरिया। तो भोजन अब जो गंदा करेगा वही इसको होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो चुकी है कि गंदा भोजन अब कम से कम लोग करता है। फिर भी स्थिति आज भी खराब है भारत की, उतनी भी आर्थिक स्थिति भारत की अच्छी नहीं हो गई है, लेकिन फिर भी इन रोगों से निजात तो मिल ही चुका है लगभग। आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा कि डिप्थेरिया इनको है। दूसरा है वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? काली खांसी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे कुकुर खांसी कहते हैं दोस्तों, कुकुर खांसी। खांसी का लक्षण है, खांसी अगर होगा तो आदमी को गिरा देता है। कभी कभी या खांसी बेड पर सोए हुए हैं, इतना खांसी हुआ बेड पर से गिर गए, ठीक है, खड़ा खांस रहे थे, खांसते गिर गए, उलट गए, खांसी रुक नहीं रहा है, 4 आदमी पकड़ कर खांसी रुकवाए। तो ऐसी स्थिति है खांसी के एक बार स्टार्ट होने के बाद एक्सीलेटर बढ़ते जाता है, तो समझिए क्या है? वूपिंग कफ है। और ये रोग वूपिंग रोग जो है ये पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किस कारण? पर्टूसिस बैक्टीरिया के कारण होता है वूपिंग कफ। और तीसरा रोग टिटनस। कौन? टिटनस। और टिटनस का जो बैक्टीरिया है वो आप जानते होंगे कि घाव के माध्यम से प्रवेश करता है। किसके माध्यम से? घाव के माध्यम से प्रवेश करता है। और टिटनस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है,
कोलेस्ट्रेडियम टिटेनी, कोलेस्ट्रेडियम टिटेनी। और इसका जो बैक्टीरिया है कोलेस्ट्रेडियम टिटेनी का, यह बैक्टीरिया किसके माध्यम से प्रवेश करता है? घाव के माध्यम से प्रवेश करता है और अंत में जाकर पेशियों में क्या उत्पन्न कर देता है? जकड़न उत्पन्न कर देता है। तो आप इन 3 बीमारियों का नाम याद रखिएगा, सिर्फ याद रखिए, ज्यादा इन बीमारियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा डिप्थीरिया में कौन से मार्ग प्रभावित होते हैं, और डिप्थीरिया जीवाणु के कारण होने वाला बीमारी है, वुपिंग कफ भी जीवाणु पर्टुसिस के कारण होने वाला बीमारी है, और टिटनेस भी जीवाणु के कारण होने वाला। और तीनों बीमारी से बचने के लिए कौन टीका लगता है? डी और टी का टीका। इन तीनों बीमारी से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगता है, लेकिन केवल किसको लगता है? नवजात को। और यह भी दोस्तों 60 से 70% ही सुरक्षित होता है, पोलियो के टीके की तरह संपूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। डीपीटी के टीका डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। क्लियर हो गया? उसके बाद प्लेग याद रखिएगा, बैक्टीरिया कान होता है। उसके बाद कोड जिसको लेप्रोसी कहते हैं, वो भी बैक्टीरिया कान होता है। तो इन सब बीमारी के बारे में सिर्फ आप याद रखिए कि यह बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है। आपका काम चलते रहेगा और अंत में हम 303 क्वेश्चन करवाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? तो बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग में टीबी है, टाइफाइड है, निमोनिया है, हैजा है, एंथ्रेक्स है। 5 प्रमुख बीमारी है, टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, हैजा और एंथ्रेक्स, 5 प्रमुख बीमारी। उसके बाद 3 बीमारी और बताए, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ और टिटनेस। डिप्थीरिया, वुपिंग कफ और टिटनेस। और 2 और याद रखिएगा, प्लेग जीवाणु के कारण होते हैं, और कोड लेप्रोसी रोग भी किसके कारण? जीवाणु के कारण। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं आता? अब दोस्तों आइए कि इस एक और नए बातों को समझते हैं। अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब तक हम 4 टाइप के पढ़ लिए हैं, प्रियन, वायरस, वायरस, बैक्टीरिया, प्रियन, वायरस, वायरस और बैक्टीरिया। आगे के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पढ़े, उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, उन सजीवों को 5 जगत में रखा गया है। यानी कि उन पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त सजीवों को समानताओं और असमानताओं के आधार पर कितने जगत में बांटा गया है? 5 जगत में, 5 किंगडम। कैसे बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, इन सब का जिक्र हम 4थे नंबर के चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा करना जरूरी है। डिटेल में हम इसका जिक्र 4थे चैप्टर में करेंगे। तो पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, सजीव आप समझ रहे हैं ना? पृथ्वी पर जितने भी सजीव है उसको 5 जगत में रखा गया है। किसके आधार पर? तो समानताओं और असमानताओं के आधार। और वो 5 वर्ग कौन कौन है? तो पहला है दोस्तों मोनिरा, दूसरा कौन है? प्रोटिस्टा, तीसरा कौन है? फंगी, चौथा कौन है? प्लांटी, और 5वां कौन है? एनिमेलिया। 5 जगत में बांटा गया है। बात नहीं, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और अब ये 5 जगत में 2 जगत ऐसे हैं, और कौन कौन? मोनिरा और जिनमें कैसे जीवों को रखा गया है? एक कोशिकीय को। जबकि फंगी के बारे में आप बात करिएगा तो फंगी एक कोशिकीय होते हैं। अब कुछ जो फंगी है वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय भी होते हैं। यानी कि फंगी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के होते हैं, और जो भी फंगी है सब फंगी किंगडम में रखा गया है। और अगर प्लांटी और एनिमिलिया की बात करिएगा, प्लांटी और एनिमिलिया की बात करिएगा, तो प्लांटी और एनिमिलिया के अंतर्गत केवल और केवल कौन जीव है? बहुकोशिकीय। 5 किंगडम में 2 किंगडम में केवल एक कोशिकीय जीव है। तीसरा किंगडम फंगी में एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों है। और प्लांटी और एनिमिलिया में केवल और केवल कैसे जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। प्लांटी में सारे के सारे प्लांट है, और एनिमिलिया में सारे के सारे एनिमल। तो अर्थात 5 किंगडम में कुल कितने किंगडम है जिनमें केवल एक कोशिकीय जीव को रखा गया है? तो 5 किंगडम में ऐसे कितने किंगडम है जिसमें केवल एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है? 2, और वो कौन है? और एक कोशिकीय जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आएंगे, क्योंकि जो जीव आंखों से दिखता नहीं वो है सूक्ष्म जीव, और एक कोशिकीय जीव आंखों से दिखते। हालांकि कुछ बहुकोशिकीय फंगी और कुछ बहुकोशिकीय कवक को सूक्ष्म जीव कहा जाता है, यानी कुछ बहुकोशिकीय को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर हम सूक्ष्म जीवों की बात करें तो सूक्ष्म जीव मुख्यतः एक कोशिकीय होते हैं या नॉन सेलुलर होते हैं, या क्या होते हैं? तो 5 किंगडम में 2 किंगडम में सूक्ष्म जीव है कि नहीं? मोनिरा में ही आया ना? मोनिरा में भी एक कोशिकीय जीव, प्रोटिस्टा में भी, यानी 5 किंगडम में 2 किंगडम में सूक्ष्म जीव को रखा गया है। अब दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर सूक्ष्म जीवों को अर्थात एक कोशिकीय प्राणी का 2-2 किंगडम है, तो निश्चित ही दोनों के गुण एक दूसरे से भिन्न होंगे। अगर समान गुण रहता तो उन्हें एक ही किंगडम में रख दिया जाता है कि? लेकिन सूक्ष्म जीवों के 2 किंगडम बनाए गए। इसका मतलब है कि दोनों किंगडम में जो सूक्ष्म जीव है निश्चित ही उसके लक्षण एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। निश्चित ही उसके लक्षण एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। तो पहले आइए समझ लेते हैं कि क्या अंतर है मोनिरा के सूक्ष्म जीव में और प्रोटिस्टा के सूक्ष्म जीव। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोनिरा और दूसरा है प्रोटिस्टा, दोनों में रखा गया है सूक्ष्म जीवों को। दोनों में किसको रखा गया है? सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। लेकिन इसमें अंतर क्या है इसको समझ लीजिए। मोनिरा किंगडम में उन सूक्ष्म जीवों को रखा गया है जो किन कोशिकाओं से बने होते हैं? किसमें बना होता है?
किंगडम के सुखजीव में वो सुखजीव है जिनकी कोशिकाएं किस प्रकार की है? प्रोकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक वाले सारे एक कोशिकीय जीव किस किंगडम में है? मुंडरा में है। जबकि प्रोटिस्टा किंगडम का सुखजीव क्या है दोस्तों? यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा किंगडम वाले सुखजीव किन कोशिकाओं से बना हुआ है? यूकैरियोटिक से बना हुआ है। उसके बाद मुंडरा किंगडम के सुखजीवों में, मुंडरा किंगडम के सभी सुखजीवों में कोशिका भित्ति क्या होती है? पाई जाती है। लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम में एक कोशिकीय शैवाल को छोड़कर, किसको? एक कोशिकीय शैवाल, शैवाल को अंग्रेजी में अलगी कहते हैं। एक कोशिकीय शैवाल के अतिरिक्त, एक कोशिकीय शैवाल के अतिरिक्त किसी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो दो अंतर समझे मुंडरा और प्रोटिस्टा में क्या है? मुंडरा में किन कोशिकाओं से निर्मित सुखजीव है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित सुखजीव कैसे किंगडम में है? प्रोटिस्टा। मुंडरा किंगडम के जितने भी सुखजीव है सब में कोशिका भित्ति है, जबकि प्रोटिस्टा वाले में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। केवल प्रोटिस्टा में कुछ एक कोशिकीय शैवाल है जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, अन्य किसी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तीसरा अंतर क्या है? दो अंतर समझ गए? क्या है बोल दीजिए एक बार। प्रोटिस्टा। तीसरा अंतर है कि मुंडरा किंगडम के जो सुखजीव होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह व्याप्त होते हैं, हर जगह। लेकिन अगर आप प्रोटिस्टा किंगडम की बात कीजिएगा तो प्रोटिस्टा किंगडम के अधिकांश सुखजीव क्या होते हैं? जलीय होते हैं। वे सांप या गंदे या दलदली वाले जगह पर निवास करते हैं। मुंडरा किंगडम के सुखजीव जो है वो सर्वव्यापी है, जबकि प्रोटिस्टा किंगडम के अधिकांश सुखजीव क्या होते हैं? जलीय होते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम के अधिकांश सुखजीव क्या होते हैं? जलीय होते हैं। चौथा अंतर है कि मुंडरा किंगडम के सुखजीवों में प्रचलन अंग का क्या होता है? अभाव होता है। प्रचलन अंग का क्या होता है? अभाव होता है। जबकि प्रोटिस्टा किंगडम के जीवों में सीलिया, फ्लैजिला, नाम सुने ना? सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, एक होता कूटपाद को अंग्रेजी में सीडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। पी जो है साइलेंट रहता है, इसको सीडोपोडिया पढ़ते हैं दोस्तों। तो इन जीवों में यानी कि प्रोटिस्टा के जो सुखजीव होते हैं उनमें प्रचलन अंग होते हैं। किसी में प्रचलन अंग समझे ना, वो अंग जिसके सहायता से स्थान परिवर्तित किया जाए, जंतुओं का वह अंग जिनके सहायता से स्थान परिवर्तित किया जाए उसके प्रचलन अंग कहते हैं। जैसे मानव का प्रचलन अंग, उसके हाथ और पैर है। मानव के प्रचलन अंग उसके हाथ और पैर है। लेकिन मुंडरा वाला में कोई प्रचलन अंग है। लेकिन इस सुखजीव में सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया और कूटपाद जैसे सीलिया, फ्लैजिला और कूटपाद जैसे प्रचलन अंग पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, अगला अंतर है कि मुंडरा किंगडम का प्रमुख सुखजीव कौन है? बैक्टीरिया। जबकि प्रोटिस्टा किंगडम के प्रमुख सुखजीव कौन है? प्रोटोजोआ। मुंडरा किंगडम के प्रमुख सूक्ष्मजीव कौन है? जबकि प्रोटिस्टा किंगडम के प्रमुख सूक्ष्मजीव कौन है? क्लियर हो गया? अंतर समझ गए? 5 किंगडम में कुल कितने किंगडम में केवल एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है? 2। जबकि एक किंगडम में एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों है और शेष 2 किंगडम में केवल और केवल बहुकोशिकीय। अर्थात सजीवों का बंटवारा जो 5 किंगडम में किया गया है उन 2 किंगडम में केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दोनों किंगडम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ अंतर है और उस अंतर को आप समझ गए कि नहीं? मुंडरा किंगडम के सुखजीव प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा किंगडम के सुखजीव यूकैरियोटिक के बने होते हैं। मुंडरा किंगडम के सभी सुखजीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि प्रोटिस्टा किंगडम के किसी भी सुखजीव में सिर्फ एक कोशिकीय शैवाल को छोड़कर किसी में भी कोशिका भित्ति, प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति। मुंडरा किंगडम के सुखजीव सर्वव्यापी होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा के क्या होते हैं? चलिए, मुंडरा किंगडम के सुखजीवों में प्रचलन अंग का अभाव होता है, जबकि प्रोटिस्टा के सुखजीव में सीलिया, फ्लैजिला और कूटपाद जैसे प्रचलन अंग है। सीलिया, फ्लैजिला और कूटपाद जैसे प्रचलन अंग है। मुंडरा का प्रमुख सुखजीव कौन है और प्रोटिस्टा का? क्लियर हो गया? बैक्टीरिया तो पढ़ लिए हैं ना, मतलब मुंडरा को पढ़ लिए हैं, मुंडरा पढ़ लिए हैं। आइए कल के क्लास में प्रोटिस्टा पढ़ेंगे दोस्तों। आराम से निकलिए, फिर बोले सब ग्रेजुएट हैं, इसीलिए व्यवहार ग्रेजुएट वाला करिए। ऑनलाइन वाले सब कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, जिसको जल्द
सही करा लिया जाएगा। याद करने का एक ही उपाय है, कैमरा दोस्तों जल्द ठीक कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में।